हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने एमवीवीएम को रेट्रोफिट के साथ देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग रूम डेटाबेस का इंटीग्रेशन भी देखेंगे कि हमें रेपोजिटरी में क्या चेंज करना होगा कि अगर हमारी ऐप जो है वो ऑनलाइन है तो हम रेट्रोफिट सर्विस का यूज़ करेंगे, मतलब अपनी एपीआईज़ का यूज़ करेंगे, और अगर हमारी ऐप जो है वो ऑफलाइन है तो हम रूम डेटाबेस का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं क्या चेंजेस करने होंगे हमें। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो इसको कोड के थ्रू ही समझते हैं। तो अब आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे कि अगर आपकी ऐप जो है एक अच्छा आर्किटेक्चर फॉलो करती है तो उसमें चेंजेस करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर कोई नए फीचर्स ऐड करने हैं, जैसे हम यहाँ पे एक नया फीचर ऐड करने वाले हैं, तो वो फीचर ऐड करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो कोड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रूम डेटाबेस का सेटअप करते हैं। तो रूम को सेटअप करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए, एंटिटीज़, डाओ और डेटाबेस। तो इनको वन बाय वन इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग अपनी कोड सर्विस पर रिक्वेस्ट मारेंगे, वहाँ से जब रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास, तो कोड्स जो होंगे वो हम अपने डेटाबेस में भी स्टोर करा लेंगे। तो डेटाबेस में हम लोग कोड्स को स्टोर कराएंगे। तो देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे जाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल क्लास है, इसके अंदर हमारे पास ये रिजल्ट वाली क्लास है। तो ये हमारी एक्चुअल कोड वाली क्लास है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसी को एंटिटी डिफाइन कर दूँगा। या तो मैं एक सेपरेट क्लास बना सकता हूँ, बट ये हमारी सिंपल क्लास ही है तो हम लोग इसी का यूज़ कर लेंगे। आप सेपरेट क्लास भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको एनोटेट कर दूँगा @entity से, और इस पर हम लोग एक टेबल नेम भी डिफाइन कर देंगे, और इसे मैं यहाँ पर नाम दूँगा कोड। तो ये हमारी एक सिंपल क्लास है जो हमारे कोड को रिप्रेजेंट करती है, और इसी को हम लोग डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको @entity से मार्क कर दिया है। तो इसको मैं यहाँ पे चेंज करके स्मॉल केस में ही कर देता हूँ, क्योंकि कन्वेंशन होता है कि जो हमारे टेबल के नेम्स होते हैं वो स्मॉल केस में ही होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक एंटिटी डिफाइन करेंगे। अब इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो हम चाहते नहीं है कि हम स्टोर करें, तो मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये जैसे ये टैग्स वाली प्रॉपर्टी हमें नहीं चाहिए तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अब इस टेबल के अंदर मुझे प्राइमरी की भी ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैं एक नई फील्ड बनाता हूँ, वैल कोट ID के नाम से हम लोग एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं जो कि हमारी इन टाइप की होगी, और इसको मैं यहाँ पे प्राइमरी की डिफाइन कर देता हूँ @primary की, और ये हमारी ऑटो जनरेट ट्रू होगी। तो क्या होगा, सर्वर से हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा, जीसन उसको पास करेगा, और पास करते टाइम वो इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो जितने भी हमारे पास कोड्स होंगे वो इसी के ऑब्जेक्ट होंगे, और इन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग स्टोर कराएंगे अपने डेटाबेस में। तो देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक नया पैकेज बनाता हूँ, जितना भी हमारा डेटाबेस से रिलेटेड काम होगा वो हम इस पैकेज के अंदर करेंगे। इसको मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ DB, और इसके अंदर हम लोग अपना डाओ बनाएंगे और डेटाबेस बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ कोड डाओ। अब ये हमारा इंटरफेस होता है, तो मैं इसको यहाँ पे इंटरफेस डिक्लेयर कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे एनोटेट कर दूंगा @DAO से। तो रूम डेटाबेस के ऊपर हम लोग काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो कोड्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं एक सस्पेंडिंग फंक्शन बनाता हूँ, और इसमें यहाँ पे नाम दूंगा ऐड कोड्स, और हमें यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ कोड्स मिलेगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड्स :लिस्ट ऑफ रिजल्ट। तो हम लोग अपनी वाली क्लास का यूज़ करेंगे, और इसको मैं यहाँ पे एनोटेट कर देता हूँ @insert से। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट फंक्शंस डिफाइन करते हैं अपने डाओ के अंदर, जो हमारी मदद करेंगे डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं, डाओ का मतलब बेसिकली यही होता है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स। मतलब डेटा को एक्सेस करने के लिए जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम इन क्लासेस के थ्रू बनाएंगे या इस इंटरफेस के थ्रू बनाएंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं एक और फंक्शन डिफाइन करता हूँ जो हमारी मदद करेगा गेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक और सस्पेंडिंग फंक्शन बनाता हूँ गेट कोड्स के नाम से, और यहाँ पे हमें ये रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ रिजल्ट, और इस पर मैं एनोटेट करूँगा @query। तो यहाँ पे मुझे एक क्वेरी लिखनी होगी। तो यहाँ पे मैं क्वेरी लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारे टेबल का नाम। तो अपने डेटाबेस के अंदर जितने भी कोड्स होंगे उनको एक्सेस करने के लिए हम लोग इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा हमारे डेटाबेस पे, और हमें एक लिस्ट रिटर्न करेगा। तो ये हमारा सेकंड स्टेप भी डन हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं और अपना डेटाबेस सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नई क्लास फाइल बनाता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर नाम दूँगा कोड डेटाबेस, और ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। तो यहाँ पे मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर देता हूँ, और इसको मैं इनहेरिट करूँगा रूम डेटाबेस से। इसको मुझे एनोटेट करना होगा @database से, और इसे बताना होगा कि हम लोग कौन कौन सी एंटिटीज़ यूज़ करने वाले हैं, मतलब अपने डेटाबेस के अंदर कौन से टेबल्स डिफाइन करेंगे। तो वो हम यहाँ पे एंटिटीज़ के थ्रू डिफाइन करते हैं। ये हमारा एक एरे होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिजल्ट :क्लास, और यहाँ पे हमें एक वर्जन भी स्पेसिफाई करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसको 1 दे देता हूँ, क्योंकि हमारा इनिशियल सेटअप है, तो इसलिए मैंने इसको 1 वर्जन दिया है। अब इसके अंदर हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डिफाइन करेंगे जो हमारे डाओ को एक्सेस करने में हमारी मदद करेगा, कोड डाओ। ये हमारा एक सिंपल फंक्शन होगा जो मुझे रिटर्न करेगा कोड डाओ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि हमारी मदद करेगा सिंगलटन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस कोड को मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, ये सेम ही कोड होता है, सब जगह पे सेम ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो क्विकली इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये मैंने एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया है यहाँ पे, जो कि हमारा नलेबल टाइप का है। ये हमारे डेटाबेस को होल्ड करता है, और ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया गेट डेटाबेस के नाम से। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो हम चेक करेंगे क्या हमारा इंस्टेंस जो है वो नल तो नहीं है। अगर वो नल है तो उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं,
और अगर वो नल नहीं है तो हम उसको डायरेक्टली रिटर्न कर दे रहे हैं। तो ये सिंपल सा कोड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना इंस्टेंस का ऑब्जेक्ट बनाया है और हमारे डेटाबेस का जो नाम है वो हमारा कोड डीबी है। तो इस तरीके से ये फंक्शन काम करेगा। तो जब भी हमें रूम डेटाबेस का सेटअप करना होगा तो ये हमें 3 स्टेप्स करने होंगे, एंटिटीज़, डाओ और डेटाबेस। तो आगे बढ़ते हैं और अपनी रेपोजिटरी में चेंजेस करते हैं। तो इसको यहाँ से कोलैप्स कर देते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमारी रेपोजिटरी होती है वो हमारे डेटाबेस के साथ भी इंटरैक्ट करती है और हमारी एपीआई के साथ भी इंटरैक्ट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सर्विस का तो रेफरेंस ले रखा है, हम अपने डेटाबेस का भी रेफरेंस ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक और प्राइवेट वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, वैल कोड डेटाबेस के नाम से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो रेपोजिटरी है वो हमारे इस रेफरेंस के थ्रू हमारे डेटाबेस को एक्सेस करेगी। तो देखते हैं क्या चेंजेस करेंगे हम लोग। तो सिंपल सा लॉजिक है, मैं अपने सर्वर पे रिक्वेस्ट मारूंगा, जैसे ही मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा तो उसको हम लोग अपने डेटाबेस में भी स्टोर करा लेंगे। तो ये वाली जो कॉल है हमारी, ये नेटवर्क रिक्वेस्ट मारती है। तो जैसे ही हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको डेटाबेस में भी स्टोर करा लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड डेटाबेस डॉट कोड डाउ, और इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है ऐड कोड्स का। तो इसके अंदर हम लोग अपने कोड्स भेज देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिजल्ट डॉट बॉडी डॉट रिजल्ट्स, और यहाँ पे मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ और इस वाले ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले अपनी एपीआई रिक्वेस्ट मारी है। जैसे ही हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया तो उसको हमने चेक कर लिया क्या ये नल तो नहीं है। अगर ये नल नहीं है तो उसको हमने अपने डेटाबेस में ऐड करा लिया है। तो जितने भी हमारे कोड्स थे वो हमारे डेटाबेस में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हमने अपना लाइव डेटा सेट करा दिया जिससे हमारी यूआई भी अपडेट हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं और अपनी मेन एक्टिविटी पे भी कुछ चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे अपने डेटाबेस का भी रेफरेंस पास करना है। तो एक तरीका तो ये है कि यहीं पे मैं डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और उसको यहाँ पे पास कर देता हूँ, बट ये सही अप्रोच नहीं है क्योंकि ये जो रेपोजिटरी है उसे बहुत सारे व्यू मॉडल्स यूज़ करेंगे, मतलब डिफरेंट व्यू मॉडल्स जो है वो रेपोजिटरी का एक्सेस लेंगे। तो इसको हम लोग एक कॉमन लोकेशन पर डिफाइन कर देते हैं जिससे सब लोग इसको यूज़ कर पाएँ। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन क्लास डिफाइन करते हैं और वहीं पे इसका एक रेफरेंस बनाते हैं जिससे सब लोग इसको एक्सेस कर पाएँ। तो देखते हैं वो चेंज करके। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक नई क्लास ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं इसे नाम देता हूँ कोड एप्लीकेशन, और इसको मैं यहाँ पे इनहेरिट करूँगा एप्लीकेशन क्लास से। तो जिस तरीके से हमारे पास एक्टिविटी में एक ऑन क्रिएट मेथड होता है, सेम उसी तरीके से एप्लीकेशन क्लास में भी हमारे पास एक ऑन क्रिएट मेथड है। तो इसको ओवरराइड कर लेते हैं और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ इनिशियलाइज के नाम से। तो जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो हम इसके अंदर इनिशियलाइज करेंगे। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जो हमारी रेपोजिटरी को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट इन इट वैर कोड रेपोजिटरी, और इस फंक्शन के अंदर हम लोग इसको इनिशियलाइज करेंगे। तो वापस अपनी मेन एक्टिविटी पे चलते हैं और इस कोड को यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड रेपोजिटरी। तो इस तरीके से हम लोग अपना रेपोजिटरी का रेफरेंस बनाएंगे जो कि सब जगह पे अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे हमें डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैं अपने डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ वैल डेटाबेस कोड डेटाबेस डॉट गेट डेटाबेस। अब यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है। तो यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन का ही कॉन्टेक्स्ट पास कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग इस रेफरेंस को पास कर देंगे डेटाबेस। तो इस तरीके से हमें एक रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो वापस अपनी मेन एक्टिविटी पे चलते हैं और यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। इसको यहाँ से अभी के लिए कोलैप्स कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें अपनी रेपोजिटरी को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेपोजिटरी, और यहाँ पे हम लोग अपनी एप्लीकेशन क्लास का यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन एज कोड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमने इस एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट को कास्ट कर दिया है कि हमारी कोड एप्लीकेशन है और इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कोड रेपोजिटरी के नाम से। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरर रिजॉल्व हो चुकी है। तो इस तरीके से ये पूरा काम करेगा। तो इसको रन करके टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऐप क्रैश हो चुकी है। तो देखते हैं क्या एरर है। तो यहाँ पे मैं एरर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एरर दे रहा है कि जो हमारी एप्लीकेशन है उसको वो कास्ट नहीं कर पा रहा है कोड एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर मैं अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाता हूँ तो वहाँ पर मैंने एंट्री नहीं की है शायद। तो हमें अपनी मैनिफेस्ट फाइल में बताना पड़ता है कि ये हमारी एप्लीकेशन क्लास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक एप्लीकेशन टैग है। यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है नेम नाम की, उसका हम लोग यूज़ करेंगे और ये मेरी पॉइंट करेगी कोड एप्लीकेशन को। तो इस तरीके से हम लोग अपनी एप्लीकेशन क्लास डिफाइन करते हैं। तो जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो सबसे पहले हमारी ये वाली क्लास रन होगी। इस क्लास के अंदर जितना भी कोड होगा वो रन होगा, उसके बाद हमारी एक्टिविटीज़ चलेंगी। तो अब दोबारा से रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऐप जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। तो दोबारा से एक बार लॉगकैट ओपन करता हूँ और यहाँ पे डीबग सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ चीज़ी कोड डेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कोड्स आ चुके हैं और यही सेम कोड्स जो है वो हमारे डेटाबेस में भी इंसर्ट हो गए होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ऐप इंस्पेक्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटाबेस इंस्पेक्टर के अंदर हमारे पास एक कोड नाम का टेबल क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी कोड्स थे हमारे वो हमारे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं। तो एवरी टाइम हमारी रिक्वेस्ट जाएगी तो जितने भी कोड्स होंगे हमारे वो हमारे डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएंगे।
तो इस तरीके से हम लोग अपना डेटाबेस का सेटअप करते हैं जिससे हम लोग ऑफलाइन सपोर्ट भी दे सकें। तो आगे बढ़ते हैं, अब वो वाला सिनेरियो इंप्लीमेंट करते हैं जिसमें हमारी ऐप जो है अगर ऑफलाइन होगी तो वो हमारे डेटाबेस से कोड्स एक्सेस करेगी। तो देखते हैं वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, हमें बस ये चेक करना है कि हमारी ऐप जो है वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, मतलब या तो हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है तो हम तो अपनी सर्विस को हिट मारेंगे, अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो हम अपने डेटाबेस से कोड्स को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ और इसे मैं नाम दूंगा utils/network utils। तो ये हमारा एक सिंपल सा पैकेज है, जितनी भी हमारी यूटिलिटी क्लासेस होंगी वो हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने एक क्लास डिफाइन करी है नेटवर्क यूटिल्स, तो नेटवर्किंग से रिलेटेड जितना भी कोड होगा वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो इसके अंदर मैं एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है जो मुझे ये बताएगा कि हमारा नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं है। तो जनरली ये जितना भी कोड होता है वो हम रटते नहीं है, तो मैं जस्ट गूगल पे गया हूँ और वहाँ पे मैंने अपनी क्वेरी टाइप करी, स्टैक ओवरफ्लो पे मुझे आंसर मिल गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन किसी और ने भी पूछा हुआ है, हाउ टू चेक इंटरनेट एक्सेस ऑन एंड्रॉइड। तो यहाँ पे डिफरेंट आंसर्स दिए हुए हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाला फंक्शन यूज़ करता हूँ, तो इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा कॉटलिन में ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करके इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे कह रहा है कि आपको अपनी मैनिफेस्ट फाइल में एक परमिशन भी ऐड करनी है। तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करके इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो अगर मैं अपनी मैनिफेस्ट फाइल में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे लिए एक परमिशन ऐड हो गई है, एक्सेस नेटवर्क स्टेट, क्योंकि मुझे नेटवर्क की स्टेट एक्सेस करनी है कि इंटरनेट अवेलेबल है या नहीं है, तो उसके लिए परमिशन ऐड करनी पड़ती है हमें। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास एक सिंपल फंक्शन है जो हमारे इस कनेक्टिविटी मैनेजर को यूज़ करेगा, उसके बेसिस पे वो मुझे चेक करके बताएगा कि इंटरनेट है या नहीं है। तो सिंपली हम लोग इस फंक्शन का यूज़ करेंगे अपनी रेपोजिटरी क्लास में। तो वापस अपनी रेपोजिटरी पे चलते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ़ नेटवर्क यूटिल्स डॉट इज़ इंटरनेट अवेलेबल। अब यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्स्ट पास करना है, बट यहाँ पे हमारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अपनी कोड एप्लीकेशन पे जाता हूँ और कोड रेपोजिटरी के अंदर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास कर देता हूँ और यहाँ पे ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे कह रहा है कि आप एक पैरामीटर ऐड करना चाहते हैं क्या कोड रेपोजिटरी में। तो मैंने कहा हाँ, मैं एक पैरामीटर ऐड करना चाहता हूँ। रीफैक्टर कर देते हैं इसको। तो दोबारा से अगर मैं रेपोजिटरी पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आ चुका है। तो इसको मैं यहाँ पे प्राइवेट वैल डिफाइन कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमने कोड रेपोजिटरी के अंदर एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी है जो हमारे कॉन्टेक्स्ट को होल्ड करेगी। तो हमारे पास सर्विस है, डेटाबेस है और ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो इस तरीके से हम लोग एक इफ़ कंडीशन डिफाइन करेंगे और यहाँ पे मैं एक और एल्स ब्लॉक डिफाइन कर देता हूँ। तो सिंपल सा कोड है ये, अगर मेरा इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है तो हमारा ये वाला कोड रन होगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो हमारा ये वाला कोड रन होगा। तो इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। ये हमारा कोड जो है वो जब चलेगा जब हमारा इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होगा। तो सिंपली मैंने क्या किया, जो हमारा कोड था उसको इसके अंदर पेस्ट कर दिया है। अब ये एल्स वाली कंडीशन देखते हैं, जब हमारे पास नेटवर्क नहीं होगा तो हमें अपना डेटाबेस एक्सेस करना है। तो यहाँ पे मैं अपना डेटाबेस एक्सेस करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कोड डेटाबेस का एक रेफरेंस है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल कोड्स और यहाँ पे हम लोग अपना कोड डेटाबेस वाला रेफरेंस यूज़ करेंगे, डॉट कोड डाउ डॉट गेट कोड्स। तो अगर मैं इस गेट कोड्स वाले फंक्शन के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक क्वेरी लगा रखी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोड। तो जितने भी कोड हमारे डेटाबेस के अंदर पड़े होंगे वो हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इन कोड्स का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कोड जो है हम अपनी UI तक कैसे पहुँचाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक लाइव डेटा डिफाइन किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कोड लिस्ट के लिए एक लाइव डेटा डिफाइन किया है, बट जो हमें ऑब्जेक्ट मिला है वो हमारे कोड्स का है। तो हमें यहाँ पे एक कोड लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना होगा और वो हम इस लाइव डेटा में सेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक कोड लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, वेल कोड लिस्ट। ये मेरा एक डमी ऑब्जेक्ट है क्योंकि मुझे अपने कोड जो हैं वो अपनी UI तक पहुँचाने हैं और UI तक पहुँचाने के लिए हमने ये लाइव डेटा डिफाइन किया था जो इस कोड लिस्ट को होल्ड करता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं एक डमी ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कोड लिस्ट का, जिसमें ये कोड्स जो है वो सेट कर दूँगा। तो इस तरीके से हम लोग एक कोड लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए कोई भी वैल्यू पास कर देता हूँ, सिर्फ हमें कोड से ही मतलब है। तो यहाँ पे मैं ये कोड्स पास कर दूँगा और टोटल काउंट में कुछ भी पास कर देते हैं, इसका हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, 9 पेजेस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली हमें इस प्रॉपर्टी से ही मतलब था, तो हमने ये वाली वैल्यू सेट करा दी है। बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो डमी वैल्यूज़ हैं, उसका हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर उसका यूज़ कर रहे होंगे तो हम सही वैल्यू सेट करेंगे, बट इस केस में हम लोग कोई भी वैल्यू यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डमी वैल्यूज़ पास करी हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने लाइव डेटा को सेट करा दूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पोस्ट वैल्यू और ये कोड लिस्ट पास कर देता हूँ मैं। तो इस तरीके से ये जो कोड्स हैं हमारे जो हमने डेटाबेस से फेच किए हैं वो हमारी UI तक पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ऑफलाइन सपोर्ट के लिए। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये जो कोड लिस्ट बनाई है मैंने, ये मेरा डमी डेटा है। हमें सिर्फ इसी प्रॉपर्टी से मतलब था, इसलिए मैंने ये वाली वैल्यू सेट करी है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि ये जो लाइव डेटा है ये हमारी लिस्ट ऑफ कोड्स को ही होल्ड करे,
बट यहाँ पे हम लोग कोड लिस्ट को होल्ड कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये कोड लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया और इसको यहाँ पे सेट करा है। तो इसको रन करने से पहले अपनी मेन एक्टिविटी पे चलते हैं और वहाँ पे एक टोस्ट लगा लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि कितना काउंट आ रहा है। तो मैं अपनी मेन एक्टिविटी पे जाता हूँ और यहाँ पे इस लॉग स्टेटमेंट की जगह एक टोस्ट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया है, जो हमारे पास ये लिस्ट ऑफ कोड्स आ रही है उसका साइज़ प्रिंट करा रहे हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि कितना काउंट है। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 लिखा आ गया है। अब क्योंकि जो हमारी ऐप है वो ऑनलाइन है, तो उसने नेटवर्क रिक्वेस्ट मारी और सर्विस ने हमें 20 कोड्स रिटर्न किए हैं, तो उसने यहाँ पे 20 प्रिंट कर दिया। अगर मैं अपने डेटाबेस पे जाता हूँ तो वहाँ पे आप देखेंगे 40 कोड्स हो चुके होंगे, क्योंकि हम सारे कोड्स इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 40 कोड्स हो गए होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 कोड्स हैं, क्योंकि 20 जो थे वो हमारे पास पहले से पड़े हुए थे और अब मैंने दोबारा से रिक्वेस्ट मारी है, तो 20 और ऐड हो चुके हैं। तो एक बार अपनी ऐप को ऑफलाइन मोड पे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसका इंटरनेट डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको एयरप्लेन मोड पे डाल देता हूँ और इस ऐप को दोबारा से रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 लिखा आ रहा है, क्योंकि ये हमारे डेटाबेस से एक्सेस कर रहा है। तो जब भी हम नेटवर्क रिक्वेस्ट मार रहे हैं तो वो हमें 20 रिटर्न कर रही है, बट अगर मैं डेटाबेस से एक्सेस कर रहा हूँ तो वो मुझे 40 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमारे डेटाबेस में 40 कोड्स हैं, इसलिए यहाँ पे 40 लिखा आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग MVVM पैटर्न को इम्प्लीमेंट करते हैं रूम डेटाबेस और रेट्रोफिट के साथ। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम लोग अपने कोड को स्ट्रक्चर करते हैं। ये जो कोड है ये मैं गिटहब पे पब्लिश कर दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो, उठा के बस्ता नाप के रास्ता, हर कोई चला है IT में। IT में IT